गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, JCLC। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर पे आगे हैं इलास्टिसिटी के। इससे पहले अपन ने सारे टाइप के जो मॉडल्स है वो पढ़े थे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बी, मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो उसका फॉर्मूला अपन ने याद किया था, B इक्वल टू माइनस का डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। इस V को अपन चाहे ऊपर ले जाएं तो माइनस का डेल्टा P अपॉन दिस, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। ये वॉल्यूम का परिवर्तन है, इसका इनिशियल वॉल्यूम आरंभिक आयतन है। तो पहला पॉइंट है बेटा संपीडितता, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होती है? ये जस्ट आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम संपीडितता कहलाता है। इसलिए इसके मात्रक और विमा है इसके जस्ट उल्टे हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, आराम से कर लोगे। तो जैसे 1 अपॉन बीटा की बात करता हूं, जस्ट इसको कर दो तो माइनस का क्या कर दो बेटा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा P इंटू V। ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चंस करने होते इससे अपन क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में है, एक तो आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन और 4, एक स्टेज सेकंड का 13। तो स्टेज सेकंड का 13 वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, और ये एग्जाम्पल एक में से कोई सा, दो में से कोई सा एक आप कर लें। जैसे स्टेज सेकंड का 13 वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि जल की संपीड्यता, ध्यान करें बेटे, इसका सिंबल मैं लेता हूं वैसे के। तो इस क्वेश्चन में यानी स्टेज सेकंड का जो आपका 13 वाला क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूं, और ये मैं मिटा रहा हूं, ये आप खुद करना बेटा ना। तो देखें इसमें लिखा है कि जल की संपीड्यता के, वो आपको दे रखी है 6 × 10⁻⁻10 मात्रक है, वो ऐसा ही में कोई दिक्कत नहीं है। इसके 1 लीटर पर दाब, इसके 1 लीटर यानी अपने पास वॉल्यूम है इनिशियल कितना, 1 लीटर। पर लीटर वाला आपको काम में लेना नहीं है। आप जानते देखो 1 ml इक्वल टू होता है 1 ग्राम, या 1 ml इक्वल टू 1 cc है, और 1 cc मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो 1 ml है वो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इस वॉल्यूम का कन्वर्जन यहां से ही हमेशा करा करो। अब मैं इसको कर दूं 1000 ml, तो मैंने इसको 1000 से गुणा किया ना, इसको भी कर दो 1000 से गुणा। तो 1000 से गुणा करें तो बच्चा 10⁻³ मीटर क्यूब, और यही तो 1 लीटर है, यही तो बेटा 1 लीटर है। तो 1 लीटर जो है उसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर का मतलब ये वैल्यू आपको मिल गई, ये आपको क्वेश्चन में पुट करनी है। और इस पे आपने दाब लगाया है P, दाब आरोपित किया है। तो दाब आरोपित किया वही दाब में परिवर्तन है, वो है आपका 4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इससे फिर आपसे पूछे इसमें आयतन में कितनी कमी होगी, आपको पूछिए आयतन में कमी डेल्टा V। तो डेल्टा V का मान आप ज्ञात करते हो तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, देखो इससे ज्ञात करो चाहे के, आप के दे रखा है तो इसे कर लो चाहे। तो इसमें डेल्टा V हमारे पास देखो कितना बना, ओनली उस, और क्या आयतन में परिवर्तन आएगा तो माइनस का आएगा कितना, K इंटू डेल्टा P इंटू V। और आयतन में कमी है, कमी माइनस खुद में छुप गया है, तो K इंटू डेल्टा P इंटू V। अब मैंने सारे वैल्यू ऐसा ही बता रखे हैं, सब पुट कर दो, आंसर निकाल लो, आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा वॉल्यूम जो है उसका, अच्छा आंसर भी देखो पहले कैसे करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो करता हूं पूरा। K कितना बेटे, 6 × 10⁻⁻10 इंटू डेल्टा P, ये है बेटा 4 × 10⁻⁷। इनिशियल वॉल्यूम ये था हमारे पास 10⁻⁻3, तो 10 और 3 कितना, -13, 7, 6 बच गया 24। तो 24 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और आप देखें 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 cc है, तो आप इसके स्थान पर 1 cc लिख सकते हो। तो 24 cc यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब या इतना ml, इतने वॉल्यूम में कमी आपको मिलेगी। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं बेटे इसमें, तो ये आप आराम से कर लेंगे। अच्छा मैं अब इसमें एक पॉइंट और ले रहा हूं इसी संपीडितता में ही, कि जो आपके आदर्श यानी मैं ऐसे कह दूं कि पूर्ण असंपीड्य जो पदार्थ हैं
तो पूर्ण एसएमपीडी पदार्थ के लिए यह होता है उस पर कितने भी परिमाण का बल आरोपित कर दिया जाए उसके आयतन का परिवर्तन हमेशा 0 होता है। जब आयतन का परिवर्तन 0 होगा तो आप इसमें जब b फाइंड करोगे तो डेल्टा b 0 है तो अनंत आ गया, उसका b तो कितना होगा अनंत, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी होगी बेटा 0 होगी। तो पूर्ण एसएमपीडी जो पदार्थ होंगे उनका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अनंत है और उसका संपीड़ितता का मान कितना होगा 0। क्लियर? तो ये पॉइंट आप आराम से कर लेंगे और मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला था वो आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जहां कहीं भी आपको ज्ञात करना हो आयतनीय प्रतिबल वो हमेशा होगा दाब में परिवर्तन। अब इसमें लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, जैसे मैं कुछ लैंग्वेज बोल रहा हूं, जैसे मान लो एक कहीं लिखा हो कि दाब P आरोपित करने पर, इसका मतलब पहले P नहीं था तो आपने आरोपित किया वही तो परिवर्तन हुआ। तो आरोपित दाब भी क्या है, दाब में परिवर्तन है, उसको भी आप दाबीय प्रतिबल बोलोगे। मैं कहता हूं कि दाब P से P डेश कर दिया, मान लो पहले दाब था 100 ATM, आपने 102 कर दिया, तो 100 था वो तो पहले था ना, आपने कितना वृद्धि करा 100 से 200, मतलब 100 से आपने 102 किया तो 2 ATM तो दाब में परिवर्तन, वो इसका आपका डेल्टा P हुआ। तो P से P डेश करने पे दाब में दाबीय प्रतिबल क्या है, P डेश माइनस का P है। मान लो कहीं लिखा है कि दाब में P से वृद्धि कर दी, P से वृद्धि कर दी तो पहले पर P और बढ़ा दिया तो बढ़ाया गया ही दाब क्या है, वो दाबीय प्रतिबल है। मान लो आपने कहीं पर ऐसा हुआ कि किसी बॉडी को आप पानी के अंदर ले गए तो पहले उसका दाब क्या था, P नोट था, यानी 1 ATM था, पानी के अंदर ले गए तो पानी के अंदर पानी का दाब उस पर और लग गया, उसको बोलते हैं आप H रो जी। H वहां पर जो कितनी गहराई है पानी की वो H है, रो पानी का डेंसिटी है वो आपको दिया जाएगा G। अब 9.8 या 10 जो दे रखा है वही आप काम में ले लें तो वो उतना डेल्टा P आपका H रो हो जाएगा, है ना, वो आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चंस में आपको करने पड़ेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप बता रहा हूं उसमें से कुछ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बाकी आप करना। जैसे आपका एग्जाम्पल स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं टिक करूं, देखो स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल 12 दोनों सेम नेचर के हैं, आप खुद कर लेंगे बेटे। अच्छा, उसके बाद स्टेज 2 का क्वेश्चन फर्स्ट ये आप करेंगे और एक एग्जाम्पल आपका 30 दोनों सेम नेचर के, खुद कर लेना। स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप कर लेना। उसके बाद देखो इसमें बेटे क्वेश्चन बता दूं आपको, एक सॉल्व एग्जाम्पल 5 आप करें, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो 3rd है उसका क्वेश्चन नंबर 2 आप करें, एक है बेटा प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो 2nd है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2nd का 2, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2nd जो है उसका 2 और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3rd का 2, ये दोनों साथ क्वेश्चन करें आप, जो मैं लिखे उसी ऑर्डर से आप क्वेश्चन करें। अच्छा, 2 का 3 भी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 है उसका 2 भी और इसका 3 दोनों क्वेश्चन सेम नेचर के हैं, वो आप कर लें। ओके, और उसके पश्चात एक क्वेश्चन उसमें और था बेटा, वो मैंने लिखा नहीं, उसका मेंशन करना मैं भूल गया, कोई बात नहीं है, बाद में कर लेंगे, इसको देख लेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, उनको आप ट्राई करें। तो जैसे मैं किसी एक क्वेश्चन को मैं बता दूं, कोई सा भी एक क्वेश्चन, जैसे स्टेज 3 का 4th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है जब एक गोले को समुद्र के पेंदे पर 1 किलोमीटर गहराई पर ले जाते हैं, 1 किलोमीटर गहराई पर ले जाते हैं, तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को कर लें अपन। मैं यहाँ पे स्पेस खाली कर लूँ, क्वेश्चन से आराम से अपन कर लें ताकि वो 2 पॉइंट और अच्छे से फिर समझ लें बेटे। तो स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक गोले को समुद्र के पेंदे पर 1 किलोमीटर गहराई पर ले गए। जैसे ये समुद्र का टॉप सरफेस है और यहां से अपन पेंदे पर किसी गेंद को ले गए और इसकी जो गहराई है h या डेप्थ मान लो जो भी है वो आपको दे रखी है 1 किलोमीटर एंड 10⁻³ मीटर। तो 0.01% सिकुड़ जाती है। क्या बोला कि गेंद है वो 0.01% सिकुड़ जाती है।
इसका मतलब क्या है, एस तो मिल गया, सिकुड़ गया, मतलब देखो आयतन इसमें किसमें परिवर्तन होगा, वॉल्यूम कंप्रेस होगा, सिकुड़ गया मतलब उसका आकार छोटा हो गया, तो इसकी आयतन विकृति वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 ये है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, और इससे हम क्या दे रखा है, ये है देखो 0.01%। वॉल्यूम इतना कम हो गया, सिकुड़ गया मतलब ये एक बात और काम की,
इसमें जल का घनत्व है पृष्ठ पर दे रखा है, ये दे रखा है अपने को, और जल की संपीड्यता आपको दे रखी है, कंप्रेसिबिलिटी आपको दे रखी है, के इसमें गिवन है, ये भी इसमें गिवन है। और पूछिए यहाँ इसकी डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी अभी अपन ने पढ़ी थी ना, तो अब इसको तो तुरंत कैसे सॉल्व करना है। हम जानते हैं डेंसिटी में पढ़नी थी तो मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो कांस्टेंट है तो v की पावर -1 पे डिपेंड करेगा। इसको अपन लिखिए फ्रैक्शनल चेंज के रूप में, तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा v अपॉन v आपने लिख दिया। अब ये माइनस का डेल्टा v अपॉन v ये कितना हुआ, ये बेटा वैसे डेल्टा p अपॉन b हो, डेल्टा p अपॉन b हो गया ना। भी हम जानते हैं इजीली याद रखा, डेल्टा p इक्वल टू कितना माइनस का k माइनस का b इंटू डेल्टा v अपॉन b होता है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा p अपॉन b आ गई ना, तो डेल्टा p अपॉन b आ गया ये। और माइनस की वैल्यू है तो बिल्कुल प्लस में आ गई। अब हमारे पास ये, और ये आपको दे रखी कंप्रेसिबिलिटी, तो डेल्टा p इंटू के कर दो, तो इससे सॉल्व करो, डेल्टा रो इज इक्वल टू आपने यहाँ लिखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई, इस रो को आगे कर दो मल्टीप्लाई का, तो रो इंटू डेल्टा p, अभी पीछे लिखा वही प्रोसेस है, कोई अलग से नहीं है, इंटू के आ गया। अब मैं इसको लिखता हूँ रो डेस माइनस का रो बराबर डेस, आपको निकालना रो डेस, तो रो डेस कितना हुआ, रो प्लस रो इंटू डेल्टा p, और ये के। भाई साहब सारे दे रखे वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो। पर रखनी वैल्यू सारी कैसी है, प्रॉपर यूनिट के साथ, SI सिस्टम में आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। क्लियर? तो यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए भाई, वैसे होता भी नहीं है पर होना भी नहीं चाहिए। कर लेंगे? अब मैं एक पॉइंट और ले रहा हूं, और वो है बेटा गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये जो टॉपिक है ये वैसे अभी हमको नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु क्या है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक समतापी में पीवी की पावर, पीवी इक्वल टू होता है कांस्टेंट, और इसमें होता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो यहां तो लिखूं P समानुपाती 1 अपॉन V S समानुपाती V की पावर -1, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपन देखें तो हमारे पास देखो यहाँ वैल्यू आया P समानुपाती कितना 1 अपॉन दिस या V की पावर माइनस गामा। इसको अपन लिखें फ्रैक्शनल चेंज के रूप में, तो क्या लिखूं डेल्टा P अपॉन P, ध्यान कर लें जैसे, इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा V अपॉन V। यहाँ कितना देखो डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू डेल्टा V अपॉन V। अब इसमें देखो कि डेल्टा P अपॉन, इसको मैं यहां ले आऊं नीचे, तो माइनस का डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू क्या P आया ना, यहां देखो इस वाले में डेल्टा P अपॉन, ये माइनस वाला फॉर्मूला यहां ला रहा हूं, माइनस का डेल्टा V अपॉन V, दोनों आ गए। अब ये क्या है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी, गामा इंटू P आई ना। अब देखो ये क्या है, ये होता आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको अपन संकेत यहां दे रहे हैं। तो ये बेटा जी मैं लिख रहा हूं B, ये है आइसोथर्मल का, यहाँ B कैसा है, एडियाबेटिक प्रोसेस का, ये गैसेस के लिए हैं। तो दोनों की तुलना करेंगे तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस का जो प्रेशर है, गैस का प्रेशर ही क्या कहलाता है, वो गैस का समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। परंतु गैस में अगर रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ये प्रक्रम बाद में पूरे पढ़ेंगे है ना, उसका जो है वो है गामा इंटू P है। गामा यहां पर है रुद्धोष्म निष्पत्ति, रुद्धोष्म निष्पत्ति है। गामा इज इक्वल टू होता है 1+2/f। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं है, ये बाद में आपको मिल जाएंगे सारी, पर अभी एक बार ऐसे एज्यूम ही कर लें। f यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, f होता है 2, 3, सॉरी ये 3, 5, 6 और 7। गैस मोनो एटॉमिक हो, एक परमाणु हो, 3 गैस द्विपरमाणु हो ये,
बहुपरमाणु होने पे 6 या 7 होता है, जिसमें से अरेखीय का 6 होता है, रेखीय का 7 होता है। इस तरह से इनको पहले के क्वेश्चंस करेंगे, पर ये मेनली बाद में आएगा। तुलना करोगे आप, देखो तो P है ना, P दाब, वही क्या है, P ही इसका B ये आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का है। तो B एडियाबेटिक इज इक्वल टू क्या, गामा इंटू B आइसोथर्मल, और गामा हमेशा 1 से बड़ा है, तो 1 में कुछ आप ऐड कर रहे हो, गामा हमेशा 1 से बड़ा आता है, इसलिए रुद्धोष्म जो प्रक्रम होते हैं उनकी ये वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं बेटे जी, प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें एक तो पहले हमने ये सोचना है पहले कि प्रत्यास्थता का कारण क्या है। तो अपन ने पीछे बात पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में कि प्रत्यास्थता जो है वो अंतर परमाणविक या अंतराणविक बलों के कारण होती है। वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और वो भी जैसे एक ही प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उनके भी जो बल लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसको अपन कहते हैं सहसंजक बल, और असमान प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके बीच जो लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसको हम कहते हैं आसंजक बल। ठीक है, दोनों ही कैसे होते हैं, आपके आकर्षण की प्रकृति के होते हैं, और आकर्षण की प्रकृति रखने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स वो आपने पढ़े थे, दूरी जो है दो एटम के बीच की दूरी की 7वीं घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान करने वाली बात यह है कि जो इलास्टिसिटी है बेटा, इलास्टिसिटी जन प्रत्यास्थता जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना उसकी समानुपाती है। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उतनी ज्यादा प्रत्यास्थता होती है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बेटा जी है वो है 1/r⁷। तो ध्यान ही रखना है कि जो भी परिवर्तन अपन करने वाले हैं उससे r में क्या बदलाव हो रहा है, r का बदलाव आप समझ जाओगे तो प्रत्यास्थता के क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं ताप में परिवर्तन किया, तो ताप में परिवर्तन करने से मोस्टली आप क्या देखते हो, अणु है दूर जाते हैं, दूरी बढ़ेगी, तो दूरी बढ़ेगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगा, तो इलास्टिसिटी भी घट जाएगी। तो ताप में वृद्धि करने से पदार्थों की प्रत्यास्थता घट जाती है, पर बहुत अधिक नहीं घटती। ऐसा नहीं कि वो आधा हो गया, वो 1/4 रह गया, ऐसा नहीं, हल्का सा उसमें कमी आएगी, पर कमी निश्चित रूप से आएगी। जैसे इसमें कई क्वेश्चन आपके, तो क्वेश्चन भी साथ साथ देखते चलें। स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जैसे देखो आप, जो 9 है उसमें एक पॉइंट है कि जो इनवार स्टील होती है, इनवार स्टील है, ये ऐसी स्टील है जिसका इलास्टिसिटी जो होता है ना वो ताप पर लगभग निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी कैसी कांस्टेंट है, बाकी सारे पदार्थों की इलास्टिसिटी ताप में बढ़ाने से कम हो जाएगी। क्यों, आप देख ताप में बढ़ाएंगे तो ये R कम हो जाएगी, तो ये दोनों, सॉरी उल्टा बोल गया ना, ताप बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगी, एटम दूर जाएंगे तो R बढ़ेगी, दोनों फोर्स आपके कम होने से इलास्टिसिटी आपकी क्या होगी बेटे, कम हो गई। इसकी ताप पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए जो अपने घड़ी की सुइयां होती हैं वो इनवार स्टील की बनाई जाती हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट का 9 इसी का क्वेश्चन है। जो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि पदार्थ का ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता बढ़ती है, घटती है, या बढ़ भी सकती है, घट सकती है, नन ऑफ दिस। तो ओनली अपन कहे ताप के बढ़ाने से प्रत्यास्थता सिर्फ और सिर्फ घटती है, बढ़ती नहीं है। एक है क्वेश्चन नंबर 24, स्टेज सेकंड का 24, इसमें कह रहा है देखो कि ताप दुगुना करने पर यंग गुणांक कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सेकंड का 24। ये कह रहा ताप में वृद्धि करने से यंग गुणांक कितना हो जाएगा, ऑप्शन लिखा है आधा हो जाएगा या घट जाएगा। तो हम ये कह पाएंगे कि घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पर कितना हो जाएगा, वो बहुत कम हल्का सा परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर कितना होगा वो आप चेक कर लेंगे, वो ओनली आएगा घट जाएगा। क्लियर। अब आती है बात इम्प्योरिटीज। अब जो इम्प्योरिटीज होती है बेटे जी, मोस्टली अपन क्या देखते हैं कि इम्प्योरिटीज, जैसे आपने केमिस्ट्री वगैरह समय पढ़ा होगा, तो इम्प्योरिटी है वो कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे आपकी इस प्रकार की भी हो सकती है, उनको मिलाने से जो एटम है वो दूर चले जाएं। इस प्रकार के भी हो सकते हैं, उनको मिलाने से एटम है वो पास आ जाएं।
तो दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। जब दोनों कंडीशंस पॉसिबल है तो एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि इम्प्योरिटी के मिलाने से प्रत्यास्थता में क्या बदलाव होगा। मैं कहता हूं पहला ऑप्शन घटती है, दूसरा ऑप्शन बढ़ती है, घट सकती है अथवा बढ़ दोनों। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड आंसर, थर्ड आंसर आपका बढ़ या घट दोनों सकती है, क्योंकि इम्प्योरिटी से आर है ना, ये आर, ये दोनों तरह से बदलाव शो करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों पॉसिबल है। पर क्वेश्चन इसमें यह कि एलॉय फॉर्मेशन जो अपन बनाते हैं मिश्र धातुएं, उनके फॉर्मेशन में क्या होता है बेटे जी, जब आप शुद्ध धातुओं से एलॉय बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, शुद्ध धातुओं के कंपेरेबल जो एलॉय बनती है उसमें बड़े क्रिस्टल बनते हैं। जब क्रिस्टल बड़े बनेंगे तो एटम के बीच दूरी बढ़ जाएगी, और एटम के बीच दूरी बढ़ने से आप देखें दूरी बढ़ेगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगा, प्रत्यास्थता घट जाएगी। तो एलॉय की जो इलास्टिसिटी होती है वो अपनी जो एलिमेंटल जो आपकी धातुएं हैं उनकी तुलना में कैसी होती है, देखो बताओ, आर बढ़ने से कम हो जाती है। क्लियर? फिर है इफेक्ट ऑफ एनिलिंग, ताव देना या पानी चढ़ाना, ताव देना या पानी चढ़ाना। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी धातु को पहले गर्म कर लें, पहले उसको अपन गर्म कर लें और पानी डाल करके उसको अपन शीघ्रता से ठंडा करें, है ना, एक तरह से हो गया ये तापानुशीतन। पहले गर्म करें उसको और फिर पानी डाल करके उसको जल्दी से उसको अपन ठंडा करें, तो इससे क्या होता है, इसमें भी बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है। और बड़े क्रिस्टल जब बनेंगे तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आर यहाँ पे बढ़ेगा, और आर के बढ़ने से इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगा और इलास्टिसिटी आपकी कम हो जाएगी। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अगला है हैमरिंग एंड रोलिंग। जैसे आपने देखा होगा जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं महिलाएं, आपने देखी होंगी, तो क्या करती हैं, उसमें जो लाख होता है ना बेटे, उसको एक बेलन पे लपेटा होता है, ठीक है, उसको वो रोल भी करते हैं और थोड़ा सा उसको हल्के हल्के उसको कूटते भी हैं, उसको किसी हथौड़े से उसको मारते हैं। तो हथौड़े से मारना तो कहलाता है हैमरिंग, और रोलिंग मतलब उसको लौटनी गति करवाना। तो इन दोनों से क्या होता है, इन दोनों से देखो लगातार आप कूट भी रहे हो, उसको रोलिंग मोशन करवा रहे हो, तो इस वाले केस में क्या होता है, छोटे क्रिस्टलों का निर्माण होता है। जब छोटे क्रिस्टल बनेंगे तो दूरी क्या होगी, एटम के बीच की घटेगी और फोर्स बढ़ेगा और इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये आपका एक अच्छे से पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, ये क्वेश्चन है स्टेज फर्स्ट का 5th क्वेश्चन, देख लें उसको। ये कह रहा है किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रत्यास्थता गुणांक किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑप्शन वहां लिखा है शेप, उसकी आकृति है, ताप है, पदार्थ की प्रकृति है और अशुद्धियां। तो आप देख लें अशुद्धि पर डिपेंड कर रहा है, पदार्थ की प्रकृति यानी प्रत्यास्थता जो आप जानते हैं सबसे बड़ी बात ही होती है ना कि एल्यूमिनियम की अपनी अलग होती है, किसी लिक्विड की अपनी अलग होती है, तो पदार्थ की प्रकृति पे तो डिपेंड करती है, नोट डाल देना इसको। परंतु जैसे मान लो कॉपर का तार है, कोई छोटा है बड़ा है ना, कोई बेलनाकार है, कोई मान लो किसी प्रकार का और का है, तो उसकी आकृति पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी आकृति आकार पे छोटे बड़े पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ओके, तो ये आपका एक बहुत पहला पार्ट आप पढ़ सकते हो। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है बेटा इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, अंतर परमाणु बल नियतांक। हमने स्प्रिंग गेंद जो मॉडल पढ़ा था, मैं उसी वापिस आ रहा हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पे कोई फोर्स अप्लाई करा F, और ये मान लो यहां पर जो छोटा सा भाग जिसपे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A। बल लगाने से पहले दो एटम के बीच की जो साम्य दूरी है वो कितनी है, R0। जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो मान लो ये एटम यहां से इस पॉइंट पे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे आने पर ये जो लंबाई में यानी इसमें जो लंबाई में कमी आई, लंबाई में परिवर्तन आया ये वाला, इस परिवर्तन को मैं यहां कह रहा हूं बेटा डेल्टा आर, डेल्टा आर। तो जैसे अपन पढ़ते हैं हुक का नियम या स्प्रिंग के अंदर जो बल पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार आप देखें तो एफ जो होता है बेटा जी यहां पर, या जो डेल्टा आर या एफ जो मैं कहता हूं यहां पर, जो यहां अब इसके अंदर ध्यान करें आप, यहां बाहर से बल लगाने पर जो ये अंदर आपने फोर्स बोला था इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स IRF जो है वो किसकी समानुपाती है,
वो इन एटम के बीच की दूरी में परिवर्तन या जो विस्थापन हुआ उसके समानुपाती है। समझे? तो इसी को, और अपन ने कहा साम्यावस्था में IRF कितना है, अप्लाइड फोर्स के बराबर, तो F समानुपाती कितना हुआ, डेल्टा R। मैं इसको लिखूं F इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा R। तो यहां से जो K आ रहा है, जो समानुपाती स्थिरांक, इसी को हम कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। तो इससे अपन K का मान वो ज्ञात कर सकते हैं। K हमारे पास आ गया बेटा जी F अपॉन डेल्टा R। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, उसकी परिभाषा अपन ले, मान लो तार के रूप में हो ये, तो उस केस में आप पढ़ते हो फोर्स बाय एरिया यानी प्रतिबल, वो है Y इंटू आप पढ़ते हो डेल्टा L अपॉन L। पर इस वाले केस में अपन क्या लेंगे, यहां पे अपन लेंगे लंबाई में परिवर्तन, तो यहां किस रूप में काम करेगा, डेल्टा R, और पहले इनके बीच की दूरी वो करेंगे इस काम किस रूप में, R नोट के रूप में। तो इससे अपन ज्ञात करें F अपॉन डेल्टा R, देखो F अपॉन डेल्टा R, तो वो हमारे पास बन गया Y A अपॉन R नोट, Y A अपॉन R नोट। F अपॉन डेल्टा R क्या है बेटा जी, K है, तो आप इससे K को बता सकते हो। तो Y के पदों में K कितना आएगा, वो इस रूप में आ गया, और F के पदों में ये आ गया, तो ये आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों फॉर्मूले इसे क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर देना। अब एक प्रश्न है, वो है स्टेज फर्स्ट का 19 वाला क्वेश्चन। जैसे अपन ये ज्ञात करते हैं वैसे ही सामान्य स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो सामान्य स्थितियों में आपको अगर K निकालना हो तो वो कितना है, F अपॉन डेल्टा L, है ना। तार को अपन खींच रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, डेल्टा L बढ़ गई, तो वहां पे अपन क्या लिखें, Y A अपॉन R नोट, आरंभिक लंबाई को अपन L मान लें, होगा ना। अब ध्यान करो, फोर्स और डेल्टा L के बीच अगर ग्राफ अपन बना दें, तो ग्राफ बनाएंगे तो K किसको दर्शाएगा, स्लोप को दर्शाएगा, ढाल उसको शो करेगा। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा, जहां थीटा क्या होता है, x अक्ष के साथ बनाएगा कोण, ये थीटा होता है। जिसमें यहां इस ग्राफ में ये एंगल दे रखा है आपको 30, तो ये कितना हुआ 150, क्या कर दूं इसको 180 माइनस का 30। अब ये आप यहां से इसका वैल्यू ले लेंगे। अब देखो K जो है बेटे, यहां अपन जो K निकालते हैं, जब न्यूटन के या स्प्रिंग के जो बल नियतांक से अपन F इक्वल टू माइनस KX लिखते हैं, प्रॉपर वे में साइन के साथ अगर करते हो और वैसे करते हो, तो सिंपल सी बात है यहां पर कि इसका स्लोप जो है ना, इसका स्लोप जैसे मैं ओनली K का मोड निकालना हो, तो आप मैं इसको मान लो थीटा डेस, तो ओनली आप इसको tan थीटा डेस लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और अगर उस रूप में निकालोगे तो फिर देखो उस रूप में अलग आएगी, तो यहां हमारे पास वैल्यू है tan 30 डिग्री, और इसका वैल्यू हो गया 1/√3। यदि आपको इसको दूसरे रूप में निकालना हो तो K बराबर अपन कहते हैं माइनस, याद करो F इक्वल टू माइनस KX होता ना, F इज इक्वल टू माइनस KX। X यहाँ पे होता है जो स्प्रिंग है उसमें लंबाई में परिवर्तन, एक तरह से आपका डेल्टा R के रूप में ही है। तो K बराबर कितना देखो आया, इससे K इक्वल टू आया माइनस का F अपॉन डेल्टा R। F और डेल्टा R ग्राफ का जो स्लोप है माइनस का, वो है बेटा tan थीटा, वो tan थीटा है। और जानते हो थीटा 90 से छोटा हो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। थीटा 90 से बड़ा हो स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव, इसका नेगेटिव, ये 90 से बड़ा है तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, वो माइनस इसको माइनस कर देगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो मैं लिखूं इसको -10 और ये लिख दूं यहां पे 180 माइनस का 30, 180 माइनस का 30 डिग्री। सॉल्व कर दूं तो देखो -10 180 माइनस का 30, तो देखो ये 10 है, और ये कौन से कोऑर्डिनेट में बेटा, ये है सेकंड वाले में, तो अपन ASTC, तो सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी तो नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव आएगा तो ये माइनस आ गया। फिर अब 10 180 तो चेंज होगा नहीं, तो आपने लिखा है इसको tan 30 डिग्री, ये लो नो चेंज, माइनस से माइनस प्लस, तो प्लस का tan थीटा आ गया ना, tan 30 आ गया, और tan 30 कितना 1/√3, तो आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल और विकृति ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस के लिहाज से। तो अगर हम मान लो दृढ़ आधार से एक तार को लटका दें और उस तार के नीचे वाले सिरे पर अपन लगातार जो लोड होता है या भार उसको अपन लगातार बढ़ाते चले जाएं, तो हम क्या देखते हैं, उसमें विकृति है वो लगातार बढ़ेगी। परंतु किस प्रकार से इसमें ये व्यवहार शो होता है, तो मान लो हम एक सॉफ्ट आयरन, एक नरम लोहे के तार को
पतले तार को लेकर के उस पर लोड अपन लटका दें और फिर उसका ग्राफ देखें, तो ग्राफ किस प्रकार से आता है उसको अपन देखें, समझें। ये बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पे स्ट्रेस प्रतिबल, ये तो है प्रतिबल, और यहां पे हम ले रहे हैं बेटे जी विकृति, प्रतिबल और विकृति, जिसमें ग्राफ जो इसका है वो इस तरह से प्राप्त होता है। सॉफ्ट आयरन के लिए इस प्रकार ग्राफ मिलेगा, जिसमें देखो ये पॉइंट मान लो O है, तो O से लेकर के ये पॉइंट है, इसको मैं कर रहा हूं A पॉइंट। आप O से A ग्राफ किसके लिए है वो आप समझें कि ये तार था कोई बेटे, और इस पे अपन कोई वेट लगा रहे हैं W, इस W को अपन बढ़ा रहे हैं, तो लंबाई किस तरह से शो हो रही है उससे अपन इस ग्राफ को बना रहे हैं। तो मान लीजिए हम पहले इस पे लोड आरोपित करते हैं तो लंबाई बढ़ती है, ये इसकी विकृति बढ़ रही है और प्रतिबल बढ़ रहा है। O से A तक दोनों परस्पर कैसे एक दूसरे के समानुपाती हैं, A बिंदु तक समानुपाती है, इसलिए ये A पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है यहां जो प्रतिबल है उसको हम कहते हैं इसकी समानुपाती सीमा, प्रोपोर्शनल लिमिट। बिंदु A तक समानुपाती है, यानी मतलब ये है कि आप O से A तक बल आरोपित करें, प्रतिबल आरोपित करें, तो ग्राफ कैसा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो O से A तक की जो विशेषता है वो क्या है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको आप लिख लें। तो O से A तक ग्राफ सरल रेखीय और प्रतिबल विकृति के समानुपाती हुक का नियम है वो लागू होगा। तीसरा पॉइंट, यदि A बिंदु पे आने के बाद हम लोड को वापस धीरे धीरे हटाएं, हटाने पर कंप्लीट उसको अपन हटा देंगे तो तार की जितनी लंबाई थी पहले उतनी की उतनी वापस प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब यहां पर जितना भी जिस पथ से होते हुए विकृति उत्पन्न हुई थी वापस उसी पथ से होते हुए वापस जीरो हो रही है, यानी यहां पर ये उत्क्रमणीय है। यहां जो इसकी विकृति वो कैसी आपकी उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं फोर्थ पॉइंट में कि इस घटना में जितना अपन ने बाहर से कार्य करा है वो सारा का सारा पुनः प्राप्त हो जाता है, रीगेन हो जाता है। ये इसकी विशेषता है। स्टोर हुआ पहले, आपने लोड को हटा दिया, सारा वापस एनर्जी मिल जाएगा। लॉस ऑफ एनर्जी कितनी इसमें, जीरो है। ओके, इसको हम कहते हैं पॉइंट ए को, ओ से ए तक को हम बोलेंगे समानुपाती सीमा। क्लियर। अब देखो ए के बाद हम थोड़ा सा बल और बढ़ाएं तो बल के बढ़ाने से ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन न होकर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, और परंतु मैं इस पॉइंट को यहां बी ले रहा हूं। ए से बी तक ग्राफ सरल रेखीय नहीं है, अब हुक का नियम लागू नहीं होगा, हुक का नियम लागू नहीं होगा, परंतु ए से आगे बी तक आपने फोर्स अप्लाई करा, प्रतिबल बढ़ा, और बी बिंदु पर से वापस अपन बल को हटा लेते हैं तो भी ग्राफ क्या करता है, उसी पथ को फॉलो करते हुए पुनः ओ पे आ जाता है। यानी यहां पर भी जितनी अपने ऊर्जा इसको दी थी सारी की सारी पुनः प्राप्त की जा सकती है, वापिस तार उसी अवस्था में आ जाता है। यानी यहां पर भी प्रत्यास्थता का गुण लागू हो रहा है, बल यहां पर भी संरक्षी है, जितनी दी ऊर्जा उतनी वापस मिल सकती है, परंतु प्रतिबल विकृति समानुपाती नहीं है, इसलिए यहां पे हुक का नियम लागू नहीं होता है। बल संरक्षी है, क्लियर, पर यहां हुक का नियम लागू नहीं होगा। तो ओ से ए तक हुक का नियम लागू हो रहा है, ए के बाद हुक का नियम लागू नहीं होता है। परंतु बी जो है, इस बी के पश्चात जो है ना, मान लो बी से आगे बढ़े अपन, तो बी के बाद फिर अपन बल को हटाएंगे तो तार है वो पुनः अपनी उसी लंबाई में नहीं आ पाता है और उतनी ऊर्जा वापस आपको नहीं मिल पाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बी पॉइंट है बेटा, जो बी पॉइंट है ये बी कहलाती है प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट। ये प्रत्यास्थता सीमा यानी प्रत्यास्थता गुण यहां तक है, सिर्फ आप ये कहते हो यहां से यहां तक प्रत्यास्थता गुण है वो दर्शाया जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम देखो बी से आगे चलेंगे तो ये पॉइंट सी आ रहा है, सी को हम कहते हैं पराभव बिंदु, यील्ड पॉइंट, और इसके संगत जो प्रतिबल होता है यहां पर एस वाई यानी यील्ड पॉइंट कहलाता है, पराभव बिंदु कहलाता है। इसके संगत जो आपका स्ट्रेस है उसको अपन बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस या पराभव सामर्थ्य। आपसे रहा नहीं गया, आपने और इस पे प्रतिबल बढ़ा दिया
तो हम फिर क्या देखते हैं, ग्राफ इस तरह से फॉलो होता है और एक बिंदु डी आता है। उस डी बिंदु पर या इसके बराबर यदि आपने वस्तु पे लोड या प्रतिबल आरोपित कर दिया तो इस बिंदु पे आते आते तार में टूटने की प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। और जो बिंदु डी है इसके संगत जो पॉइंट आपका यू है, यानी डी को तो हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, सॉरी इसको हम बोलते हैं यहां पर डी पे तार टूटने की क्रांतिक सीमा में होता है और मैं यहां पॉइंट एक और ई कर दूं, ई पर तार है वो टूट जाता है। तो पॉइंट जो ई बेटा जी है, इस ई को तो हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट बोलता हूं इसको मैं, फ्रैक्चर पॉइंट। तार ई पर है वो कंप्लीटली टूट जाता है। और यहां जो डी पॉइंट है, डी पे मैं इसको बोला हूं एस यू, इसमें एस यू बोला जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी इसकी चरम तनन सामर्थ्य है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, चरम तनन सामर्थ्य। और इसके संगत जो बल होता है, प्रतिबल है, इसको बोलते हैं बेटा जी यहां पर भंजक प्रतिबल, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाता है। तो किसी तार को तोड़ने के लिए कम से कम इतना प्रतिबल लगाना पड़ता है। ओके, इससे कम लगाएंगे तो तार में टूटने की प्रकृति उत्पन्न नहीं होती है। देखो यहां पर एक विशेष खास बात है कि डी से ई, देखो आप डी से ई हम क्या कर रहे हैं, हम प्रतिबल कम कर रहे हैं या प्रतिबल को अपन हटा रहे हैं। तो भंजन बिंदु के पश्चात प्रतिबल के हटाने पर या उसको घटाने पर भी हम क्या देखते हैं, तेजी से यहां पर विकृति उत्पन्न होती है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि यहां पर जो तार था उसका बिना किसी लोड के ही उसमें लंबाई में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं लिटरली फ्लो होना, तार का बहना शुरू होना एक तरह से अपने आप ही बिना लोड के आरोपित किए हुए। वो कंडीशन कहां आती है, डी के बाद ई पॉइंट, डी और ई के बीच में आती है। तो ओ से ए हुक्का नियम समानुपाती सीमा है, फिर ओ से बी यानी ए से बी तक का भाग है। यहां पर क्या है, या मैं कह दूं ओ से बी तक क्या होता है, हुक्का नियम लागू नहीं होता, परंतु इलास्टिसिटी यहां रहती है। अब देखो बी के बाद का जो पार्ट है, ये वाला बी की जो बाद का पार्ट है, उसके बाद में कहीं से भी आप लोड को हटाओगे तो तार पुनः अपनी उसी अवस्था में, मान लो मैं सी पॉइंट हटा दूं तो सी से हटाऊंगा ना, तो फिर ये तार उसी अवस्था में नहीं आएगा, वो किसी दूसरे पथ को फॉलो करते हुए यहां आएगा। इसका मतलब इतनी विकृति इसमें रह गई शेष, इतनी विकृति इसमें शेष रहेगी। बात समझ रहे हो? तो बी के पश्चात अब देखो विकृति शेष रह गई, विरूपण बना रहा, तो अब इसमें प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिसिटी का गुण इसमें उत्पन्न हो गया। तो आप कह सकते हो 20 से आगे जो गुण है ना, वो प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिक गुण को दर्शाता है। क्लियर? अब देखो 20 से ई तक का जो भाग है, किसी पदार्थ में जितना ज्यादा होता है वो पदार्थ उतना ही तन्य यानी अपनी लंबाई को आसानी से बढ़ाने वाला होता है, उसको बोलते हैं डक्टाइल। तो ये भाग जितना लंबा होगा 20 से ई तक का, वो कहलाता है तन्य। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें 20 से थोड़ा सा अपन भार या प्रतिबल बढ़ाते हैं, तार है वो टूटना शुरू हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे जिनमें प्रत्यास्थता सीमा को पार करने के ठीक पश्चात तुरंत तार है वो टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन ब्रिटल भंगुर। तो ब्रिटल भंगुर या तन्य, ये चीजें यहां पे ध्यान देनी है। तो यदि प्रत्यास्थता सीमा और जो आपका ब्रेक फ्रैक्चर पॉइंट है उनके बीच की जो दूरी है ग्राफ में, जितनी कम से कम है उतना ही आपका ब्रिटल होता है, जितना अधिक से अधिक होता है उतना ही आपका कैसा होता है, डक्टाइल तन्य होता है। तो मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, उनमें बात करूंगा इसके बारे में। क्लियर? जो इसका भंजन प्रतिबल है उस पर भी अपन 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये बेसिक जो चीजें हैं वो आप ध्यान कर लें। अब देखो ये 2 मैंने क्वेश्चन लिखे हैं आपको, एक तो स्टेज सेकंड का 16 वाला और एक स्टेज थर्ड का क्वेश्चन 11, 12 और 13। 2 मैंने ग्राफ यहां बनाए हैं, देख ले अच्छे से। यहां ये कोण 3 डिग्री का, यहां कोण है 30 डिग्री का, दिख रहा है बेटा? कोई दिक्कत? और ये जो 2 ग्राफ हैं तार P के लिए, तार Q के लिए हैं। तो मैं इन क्वेश्चन को मैं आपको लिखा रहा हूं और इनके बेस पे वो क्वेश्चन आराम से आप पढ़ लेना, उनको सॉल्व कर लेना भाई। क्लियर? तो आओ सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि इन 2 P और Q तारों में से किसकी प्रत्यास्थता ज्यादा है?
इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है? तार के लिए। तो तार को अपन जब खींचते हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी ई जो है वो किस रूप में है? वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में है। क्लियर? और हमारे पास ग्राफ किस में है? ग्राफ है प्रतिबल में, स्ट्रेस में और स्ट्रेन में। स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ दे रखा है आपने को। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ का जो स्लोप होता है, ढाल होता है बेटा जी, वो किसको बताता है? प्रत्यास्थता गुणांक को। देख लें, जैसे यहां पर आप पढ़ते हो स्ट्रेस बराबर y इंटू स्ट्रेन। तो y हमारे पास क्या है बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यही क्या है? स्लोप है। तो प्रतिबल और विकृति ग्राफ का ढाल प्रत्यास्थता गुणांक यानी y को दर्शाता है। और ये है कितना? वैसे tan थीटा है, जिसमें थीटा के ज्यादा होने पर बेटा जी y अधिक होगा, और थीटा के कम होने से y कैसा? कम होगा। तो थीटा भी कौन सा? एक्स के साथ बना हुआ कोण। तो देखो ये 30 डिग्री, ये तो कोण कम है, ये कोण ज्यादा है ना, तो इसमें P की प्रत्यास्थता ज्यादा होगी। P की प्रत्यास्थता ज्यादा होगी, यानी कोण ये वाले, यहां जो कोण है थीटा मान लो P कह दूं, इसको थीटा मान लो मैं यहां पर Q कह दूं, तो आप देख सकते हो यहां पर कि थीटा P का मान थीटा Q से ज्यादा है, इसलिए P अधिक प्रत्यास्थ है, Q कम प्रत्यास्थ है। क्लियर? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों तारों में से कौन सा तार अधिक मजबूत है? स्ट्रॉन्ग कौन सा है? कौन अधिक से अधिक प्रतिबल है वो सहन कर सकता है? यानी उसकी तुलना अपन किससे करेंगे? तो वो आता है बेटा अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है, इससे अपन तुलना करेंगे। दो ग्राफ दे रखे हैं साथ साथ, दोनों के पैमाने एक समान है। दोनों के पैमाने एक समान मतलब ये है, यहां जो विकृति के लिए अपन स्केल रखे हैं और स्ट्रेस दोनों सेम है दोनों ग्राफ में। अब उनकी तुलना करेंगे तो ध्यान दो, देखो इस वाले का अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये वाला पॉइंट, इसका SU, और इस वाले का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मान लो यहां इसका SU। देख लो भाई किसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है? पहले वाले का। पहले वाला ज्यादा प्रतिबल सहन कर सकता है, टूटने से पहले ये अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सहन कर सकता है। इसका मतलब साफ सा हो गया, P यहां पर Q से ज्यादा मजबूत है। P Q से अधिक मजबूत है, मोर स्ट्रॉन्गर है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो मैं आपसे पूछूंगी P और Q में से कौन ज्यादा तन्य है? कौन, यानी किसकी लंबाई अपन अधिक बढ़ा सकते हैं? तो मैंने कहा था कि यहां पर इस B इलास्टिक लिमिट जो है वहां से लेकर के E के बीच, यहां इन दोनों के बीच जितनी ज्यादा दूरी होती है, यहां देखो इसमें मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें दूरी इतनी है, यहां दूरी ज्यादा है, तो ये वाला P कैसा? अधिक तन्य है, मोर डक्टाइल है। वो कैसा है? ब्रिटल है। कंपेरेबल दोनों की तुलना करेंगे तो वो आपका ब्रिटल कहलाएगा। ये पहला कैसा? डक्टाइल आएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से कर सकते हो ना। अब जैसे क्वेश्चन जो आपके हैं उनमें क्या क्या पूछा है उनको देख लें आप एक बार। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा था ना इसमें कि भंजन बिंदु कौन सा है, फ्रैक्चर पॉइंट कौन सा है, तो देखो ई पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट है, भंजन बिंदु ब्रेकिंग पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट है ना, फ्रैक्चर पॉइंट वो ई पॉइंट कहलाता है। सी क्या है इसमें? सी कौन सा है? सी तो बेटा यील्ड पॉइंट है, पराभव बिंदु कहलाता है। हुक का नियम कहां तक लागू होगा? मैं आपसे पूछूं हुक का नियम, ये मान लो O से A लागू होगा, O से B होगा। हुक का नियम O से A तक, जहां तक समानुपाती है। अगर तुम प्रत्यास्थता कहां तक लागू होती है? O से B तक लागू होती है। क्लियर? तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या बेटे नहीं आनी चाहिए। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए है ना। अब मैं पॉइंट लेता हूं, देखो 2 पॉइंट अपन और डिस्कस करेंगे। तो ये बीच का पोर्शन थोड़ा अपन खाली कर लें। तो पॉइंट है, देखो आप नोट कर लें अलग से, भंजक प्रतिबल। जैसे कोई आयरन के तार को आपको तोड़ना है, तो आयरन का तार कैसा भी है, पतला है, मोटा, कैसा भी है,
आयरन की तार को तोड़ने के लिए आवश्यक भंजक प्रतिबल एक नियतांक होता है, वो ग्राफ से अपन निकालते हैं, वही नियतांक है, वो उसकी लंबाई चौड़ाई उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो भंजक प्रतिबल सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है साहब। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको बोल रहा हूं एस यू, ये हमेशा क्या है, नियत है, भंजक प्रतिबल नियत है। जैसे मान लो ये कोई तार है और इस तार की लंबाई मैं कह दूं कैपिटल एल, इसका अनुप्रस्थ काट ए है, रेडियस मान लो इसकी स्मॉल आर है, तो इसको आप पाई आर स्क्वायर कह सकते हो। और इससे हम लोगों ने क्या करा, एक मान लो कोई बल लगा दिया, मान लो इसमें, इस बल के लगाने से मैं यहां पे निकालता हूं, देखो अब देखो, एक तो है इस ग्राफ से प्राप्त, यानी प्रयोग के द्वारा हम लोगों ने किसी तार के लिए उसका भंजक प्रतिबल अपन ने ज्ञात कर लिया, वो मैं कह रहा हूं वो तो कांस्टेंट है, वो तार की ज्यामिति पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो भंजक प्रतिबल जो आपका एस यू, वो तो क्या नियतांक है एक तरह से, है ना। अब मैं यहां पे बल आरोपित कर रहा हूं, तो बल के आरोपित करने पे एफ अपॉन ए, ध्यान करें आप, एफ अपॉन ए है, इसको मैं कह रहा हूं आरोपित प्रतिबल। क्या ये आरोपित प्रतिबल है? ये आरोपित प्रतिबल अगर इस एस यू से ज्यादा हो जाता है तो क्या हुआ, तार टूट जाएगा, और अगर ये इससे कम है तो तार नहीं टूटेगा। बात समझ रहे हो? तो ध्यान करें, तार के टूटने के लिए ये, तार के नहीं टूटने के लिए ये, तो दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है। जैसे मैं कहता हूं तार के टूटने के लिए ये कंडीशन आएगी, तार के टूटने के लिए कंडीशन है बेटा, और इसमें ये एफ जो मैं यहां ले रहा हूं, अब इस एफ को एक मिनट, जैसे एफ को मैं यहां लिख दूं बार ऐसे, तो हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी आई, देखो ये आ गई हमारे पास ए इंटू एस यू, ए इंटू एस यू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पोर्शन को भी थोड़ा अपन खाली कर लें ताकि आराम से क्वेश्चन है वो यह चीजें अपने को समझ में आ जाए। तो देखो आराम से, तो एफ का मान ए इंटू एस यू के से बड़ा होना चाहिए, तो कम से कम कितना ले सकते हो, देखो मिनिमम कितना हो सकता है, ए इंटू एस यू। ये एफ एम एम, जो एफ मिनिमम अपन ले रहे हैं वो कहलाएगा भंजक बल, इसी को हम कहते हैं भंजक बल। तो एफ मिनिमम वो बन गया आपका एफ बी, यानी भंजक बल, और ये है ए इंटू एस यू। ध्यान करें, एस यू तो कांस्टेंट है, एस यू कांस्टेंट है, पर भंजक बल तो किस पे, तार के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करेगा और उसके समानुपाती होगा। तार जितना मोटा होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, तार जितना पतला होगा उसका ए उतना ही कम होगा, उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। तो किस तार को आसानी से अपन तोड़ सकते हैं, मान लो कॉपर के हमारे पास अनेक तार पड़े हैं, तो उनमें तोड़ना किसको आसान होगा, जो तार पतला होगा, जिसका अनुप्रस्थ काट कम होगा। क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे देखो आप, इसमें एक तो ये हो गया कि एफ बी जो है वो समानुपाती ए है, या लिखो समानुपाती आर का स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें से क्वेश्चन करने हो तो मान लो F1 बाई F2, तो या तो आप क्वेश्चन करेंगे एरिया के देने पर ऐसे इसे करेंगे, या फिर देखो F1 बाई F2 निकालना हो तो रेडियस के समानुपात, वर्ग के समानुपात R1 अपॉन R2 है इसका स्क्वायर। तो दो तार की आपको देंगे रेडियस, एक का दे दिया भंजक बल, दूसरे पर निकाल सकते हैं, दे रखो भंजक प्रतिबल, फिर पूछे क्वेश्चन की भंजक प्रतिबल इतना है, तार इतना मोटा अपन कर दें तो उसका भंजक प्रतिबल कितना होगा, वो तो कांस्टेंट दे होता हो, वो डिपेंड नहीं करेगा, पर भंजक बल है वो अनुप्रस्थ काट के बदलने से बदल जाएगा। बात क्लियर है, कोई इश्यू नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो यहां कोई समस्या नहीं बनी। अब मैं इसी में एक पॉइंट और ले रहा हूं, इसमें एक पॉइंट ले लेता हूं, देखो जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये एफ न्यूनतम और एफ अधिकतम, ये सब समझ सकते हो ना, तो आ जाइए भाई। एक पॉइंट है कि जैसे मान लो एक कोई तार है जिसकी लंबाई एल है, और इसके स्वतंत्र सिरे पे हमने क्या एक कैपिटल मास है वो लटका दिया, और फिर उसको अपन ऐसे ओमेगा कोणीय वेग से घुमा रहे हैं, घुमाएंगे तो देखो यहां पर बाहर की तरफ बल क्या लगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू, ये बहुत पास में है, इंटू एल लग गया, और इस बल और इस तार का अनुप्रस्थ काट मान लो ए है,
तो अब बताओ इसमें आरोपित जो आपने प्रतिबल है वो कितना है, वो है m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल अपॉन ए। पर ये एल किसकी, तार की लंबाई है ना, अपॉन ए। और अगर ये वाला एस यू से अधिक हो जाएगा तो तार टूट जाएगा, और इससे कम है तार नहीं टूटेगा। और ओनली क्रांतिक अवस्था में प्रश्न पूछे आपसे तो अपन इसका उपयोग करेंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हम इसको अधिकतम कितना कोणीय वेग दे सकते हैं, ये आपसे पूछे तो देखें इसमें मैक्सिमम कितना आप इसको कोणीय वेग दे पाओगे। तो ओमेगा हमारे पास कितना, एस यू इंटू तार का अनुप्रस्थ काट अपॉन ये एम इंटू एल, इसका अपन रूट कर देंगे, मैक्सिमम इसका कोणीय वेग आ जाएगा। बोलो, पर क्वेश्चन ध्यान देना बेटे, यहां सारी वैल्यू है वो एम की एस सिस्टम में, एस आई सिस्टम में पुट करनी है। एस यू आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, ए मीटर पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अभी जिस रूप में भी हो बदलना आपको आना चाहिए, ये आपने यूनिट डायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, वो चीजें बहुत काम की आती हैं। मास केजी में होना चाहिए, तार की लंबाई जो है वो आपकी मीटर में होनी चाहिए। यदि ये सब आप करते हो तो इसमें तो क्वेश्चन आपका वो 2 क्वेश्चन आप कर लेना। एक तो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो 3rd है उसका क्वेश्चन नंबर 4, और एक जो बी सेक्शन बी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 18। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। सेम मतलब ये है कि जो अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन था ना वो 2020 में जी मेन में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। हल्का सा डाटा उतना ही है, बस उसमें यूनिट बदले हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप 2 कर ले आराम से, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब एक पॉइंट और ले रहा हूं, वो है किसी तार का स्वयं के भार से टूटना, किसी तार का स्वयं के भार से टूटना। ओके, तो टूटने कंडीशन वाली कहानी वो इसी से करनी, और कोई नया आपको फंडा या तरीका लगाना नहीं है। तो यहां तक इसको मिटा दो भाई। अगला पॉइंट है वो है किसी तार का स्वयं के भार से टूटना, स्वयं का भार उसको तोड़ दे। इसका मतलब स्वयं के भार से इतना अधिक उस पर प्रतिबल लग जाए कि वो उसके भंजक प्रतिबल को पार कर जाए, तो तार है वो टूट जाएगा। क्लियर? तो देखो अगला पॉइंट है तार का स्वयं के भार से टूटना। ये क्वेश्चन आप कर लें अच्छे से, साथ साथ सारे क्वेश्चन कर डालो ना। तार का स्वयं के भार से टूटना, जैसे ये कोई तार जिसका अनुप्रस्थ काट ए, तार की लंबाई बेटा जी एल, और इसका डेंसिटी रो, ये बॉडी यानी पदार्थ, इस पे हमने अब कोई वेट लगाया नहीं है। इस तार का खुद का भार, खुद का जो द्रव्यमान उससे लगने वाला जो भार है वो ही इस पे भंजक बल के रूप में काम करेगा। यानी यहां इसका जो भंजक बल है एफ बी, वो कौन है, इसका भार है डब्ल्यू, वो है एम जी है। अब एम क्या है, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका ए इंटू एल, ए इंटू एल इंटू जी। और ये जो आपको तार दे रखा होता है इसका एस यू जो है ना वो आपको दिया होगा, इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य आपको दे रखी होगी, भंजक प्रतिबल आपको इसका दे रखा होगा। तो उससे आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यहां देखें जो वापिस कहानी वही आएगी बेटे जी, यहां इसका भंजक बल जो आप आरोपित कर रहे हो अपॉन ए वो कितना है, वो वैसे एस यू के बराबर होना चाहिए। तो एफ बी हमारे पास कितना ही है, देखो रो ए एल इंटू जी अपॉन ए इज इक्वल टू एस यू। मैं ए से ए को यहां पे काट दूं तो आपसे पूछेंगे ये लंबाई कितनी हो सकती है, तो इसमें लंबाई मैं ज्ञात करता हूं एल, तो एल का मान हमारे पास आया देखो एस यू अपॉन रो जो पदार्थ है बॉडी इंटू जी, इंटू जी, पिंटू जी नहीं इंटू जी है, ये पिंटू जी हमारे ऑपरेटर हैं एक, तो वो नहीं साहब, ये है इंटू जी। देखें यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, यहां तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। और क्वेश्चन बताऊं, 2 क्वेश्चन अपन यहां से सॉल्व करेंगे, वो आप देख लेंगे। दोनों एक क्वेश्चन बता दूं आपको, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3rd का क्वेश्चन नंबर 3rd,
ये इसी पे क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल वैल्यू पुट करते आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर अधिकतम न्यूनतम की कहानी थोड़ी सी बता दूं आपको। एफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू अपन एस यू लिया ना, तो देखो यदि ये मैं कह दूं ये इससे बड़ा है, ये कंडीशन किसके लिए है? टूटने के लिए। अप्लाइड कैसा है? उसके एस यू से बड़ा है, तो एफ बी अपॉन ए आया। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं एफ बी की, तो रो एल इंटू जी अपॉन ए, रो ए एल था ना, रो ए एल जी अपॉन ए, ये एस यू से बड़ा, ए से ए में उड़ा दूं, बाकी को ऐसे कर दूं तो एल ग्रेटर देन हो गया आपका एस यू अपॉन रो बी इंटू जी। अब ध्यान करो, ये कंडीशन किसके लिए? टूटने के लिए। टूटने के लिए, तार के टूटने के लिए एल का मान इससे अधिक होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए, एल का मान इससे अधिक होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि एल मिनिमम, एल कम से कम, कि उससे कम होने पे नहीं टूटे। मैं कहता हूं एल अधिकतम, तो ये एल मैक्सिमम है, तो इससे अधिक होने पे टूट जाएगा। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आता है कि न्यूनतम, मतलब उससे कम होने पर वो प्रोसेस नहीं होती है। कहीं लिखा आता है कि अधिकतम, तो उससे अधिक होने पर प्रोसेस हो जाती है। ये दोनों के मतलब होते हैं। न्यूनतम मतलब उससे कम होने प्रोसेस नहीं होगी, और मैक्सिमम का मतलब उससे अधिक होने प्रोसेस हो जाएगी। तो मैं कहता हूं ये एल मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपसे पूछे, तो ये मान आ गया। फिर इसका मतलब क्या हुआ? उससे अधिक होने पे तार टूट जाएगा। मैं लिखूं इसको एल न्यूनतम, तब आपका वैल्यू आ गया। उसका मतलब क्या? उससे कम होने पे तार नहीं टूटेगा। तार के न टूटने के लिए तो एल मिनिमम, तार के टूटने के लिए क्या आएगा? एल मैक्सिमम। तार के न टूटने के लिए, वो तार के टूटने के लिए, तार के टूटने के लिए अधिकतम, उससे अधिक होने पर टूट जाएगा। तार के न टूटने के लिए न्यूनतम, उससे कम होने पर नहीं टूटेगा। बात क्लियर? तो ये दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। क्लियर बेटे? तो इसमें क्वेश्चन आप ये कर लोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और था इसमें, आप ध्यान करें, वो है एग्जाम्पल 4। वहां पे आपको इस तरह से एक पुल्ली पर 2 वेट दिए हुए हैं। यहां लिखा है 1 kg, ये लिखा है बेटा आपने को 2 kg दे रखा है, और ये कह रहा है तार के टूटने के लिए, तार के टूटने के लिए, तो तार दे रखा नहीं, तार, इस तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। इसको छोड़ देंगे तो तार इस प्रकार से गति करेगा। तो ये आपसे इतना पूछा है कि तार के टूटने के लिए, तार के टूटने के लिए आर न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो इसमें यहां अंदर फोर्स तनाव बल है वो काम करेगा। तनाव बल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसमें आरोपित प्रतिबल अधिक होगा। तो बस स्टार्ट कर दें, उसको भी सॉल्व कर लें, उसका भी फॉर्मूला तैयार कर दूं आपको। तो आप जानते हैं, अगर मान लो इस तार से अपन 2 द्रव्यमान इस प्रकार से लटकाएंगे और छोड़ेंगे तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, इसमें तनाव, एक तनाव बल भी होगा। तो आप जानते हो, मान लो ये मास है, इसको मैं कर दूं m1, इसको मैं कर दूं यहाँ पे m2, तो इसमें तनाव कितना, रस्सी में तनाव कितना है बेटा? तो तनाव का फॉर्मूला आप लिखते हो T बराबर 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इस तनाव में अपन A का भाग दे दें तो ये आ गया आपका प्रतिबल, आ गया ना। ये प्रतिबल एस यू से अधिक हो गया, तार टूट गया। कम होने पे तार नहीं टूटा। अच्छा, अब एक ही स्थान पे आपको काम में लेना क्या है? तार का अनुप्रस्थ काट, मतलब आपको पूछी त्रिज्या पूछी ना, तो आपको लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। बस अब इसी से आपका प्रश्न हो गया। तो मैं यहां से देखो, यदि आर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछूं तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या, तो ओनली 1 ही है। तो इसकी वैल्यू आगे देखो 2 m1 इंटू m2 इंटू जी अपॉन, ये हो गया m1 प्लस m2 इंटू एस यू, और इंटू पाई भी है, देखो ये ना, और इसको ओपन कर दें रूट, और वैल्यू सारी ऐसे सिस्टम में रख दें, केजी में, जी 10 में, ये केजी एस यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 3.14 रख दो, और आर का मान ज्ञात कर लो। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी ना। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल 3, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? तो इस लेक्चर में हमने बहुत सी अच्छी बातें सीखी हुई हैं, उनको आप ढंग से, जितने मैंने क्वेश्चन बताए उन सबको सॉल्व कर ले, और नहीं आया तो डाउट काउंटर पे तुरंत जाएं,
और क्वेश्चन पूछ ले। पहले प्रयास करो कि आप इसको सोल्व कर लें। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं, दे रखे हैं भी हैं, पर हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, आपका तरीका अलग से होना चाहिए। दे रखा है उससे नहीं, आपको इजी वे से करना चाहिए। ओके, तो इस लेक्चर को अपन ये समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। जय CLC।